dear students. Welcome to Enlight English. I am Anubhuti Shrivastava and today I am here to tell you the tips and tricks to score well in reading comprehension, which is question number 1 of your section A and which is of 12 marks. Children, as you know that section A is always taken for granted, isn't it? We focus on section C, we focus on section B, but section A we hardly prepare or we do kind of preparation or kind of something. We never pay attention to that. So today I'm going to tell you the quick tips and the strategies to follow in your exam, and if you follow those things in your examination, I'm sure you'll get full marks for sure. So let's get started. This video will be very useful for you children. So please listen to it very carefully and watch the video. So the moment you get the paper, ठीक है, जैसे ही आपको पेपर मिलता है, the question number 1 of reading section A, question number 1 has been written what? Read the passage carefully. So what you are going to do that? Are you going to do that? No, you are not going to do that. Do not read the passage first. You don't have to read the passage first. Children, what is our main aim? Our main aim to grab, to find out the answer. We don't have to read the passage. हमें नंबर चाहिए, isn't it? 4 बार भी पैसेज रीड करेंगे, that is a sheer wastage of time. So पहले हम पैसेज पढ़ेंगे, then we'll go to the questions, then again I will come to the passage. तो ये पूरा ना it will total waste of time. ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है. अब आप कहोगे हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो हमें आंसर्स कैसे मिलेंगे? वो मैं बताती हूँ आपको कैसे मिलेंगे. आपको हार्ड वर्क ना करके थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है. सो पहला पॉइंट दिमाग में रखेंगे आप कि डू नॉट रीड द पैसेज फर्स्ट. पहले आप पैसेज को रीड नहीं करोगे. आप क्या करोगे? रीड द क्वेश्चंस एंड देन गो थ्रू द पैसेज. पहले आप क्वेश्चंस को रीड करोगे. द मोमेंट आप ये सेक्शन स्टार्ट करते हो, आप पैसेज को रीड ना करके क्या करोगे? सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखोगे. जब आप क्वेश्चंस देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ढूंढना क्या है. क्योंकि अगर आप स्ट्रेट अवे पैसेज को स्टार्ट कर लोगे तो यू डोंट नो कि व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. द मोमेंट यू रीड द क्वेश्चंस यू कम टू नो कि भाई हमें क्या आंसर चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमें क्या आंसर चाहिए. बिकॉज हमारा सीधा साधा सा मतलब है कि हमें उसमें मार्क्स चाहिए. आपने कितनी बार पैसेज पढ़ा, आपका ये हार्डवर्क कोई भी नहीं देखने वाला है, बट योर मार्क्स एवरीबडी विल सी, इजंट इट? तो आपको थोड़ा स्मार्टली इस पे काम करना है. तो पहले आप पैसेज नहीं पढ़ोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? क्वेश्चंस रीड करोगे और उसके बाद पैसेज पर जाओगे. ठीक है. थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैसेज ऑलवेज फॉलो अ सीक्वेंस. देखिए, इतने बोर्ड एग्जाम सेट के पेपर सेट होते हैं, मैंने भी पिछले 10 साल के पेपर्स देखे हैं. आप कोई भी पैसेज उठा के देख लो, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैं ये ऐसे कोई तुक्का नहीं मार रही हूँ. आप आजमा लीजिएगा, आप खुद जाके देख लीजिएगा कि पैसेज हमेशा एक सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछता है. यू विल नेवर गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इन द लास्ट पैराग्राफ, इजंट इट और नॉट? आप खुद ये चीज़ करके देखना कि आपको कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लास्ट पैराग्राफ में नहीं मिलेगा. जिस तरह से पैराग्राफ सेट किए जाएंगे, लेकिन जैसे पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 उसी सीक्वेंस में आंसर्स भी होते हैं और उसी सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. पैसेज हमेशा एक सीक्वेंस को फॉलो करता है. सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है. अगर जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका लिखा है या जो आपका पहला MCQ लिखा है, उसका आंसर 99% श्योर है कि वो या तो पहले पैराग्राफ में होगा या तो उसके एंड में होगा. वैसे तो पहले पैराग्राफ में ही मिल जाएगा, बट फॉर इंस्टेंस मतलब हो सकता है कि अगर ना मिले तो पूरे पहले पैराग्राफ की लास्ट 2 लाइंस में आपको वो आंसर मिल ही जाना है. श्योर है ये. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर या तो आपको पैराग्राफ 1 के लास्ट 2-3 लाइंस में मिलेगा या तो सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट में मिलेगा. तो ये एक सीक्वेंस होती है बच्चों, आप देख लीजिएगा. मगर पैसेज हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो करता है. वो कभी भी ऐसा नहीं करता है कि लास्ट पैराग्राफ का पहले क्वेश्चन दे दे, पहला पैराग्राफ का लास्ट में क्वेश्चन दे दे. नहीं, एक सीक्वेंस में पैराग्राफ होता है और सीक्वेंस में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आपको तब कम मेहनत करनी पड़ेगी. आप क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे और जैसे ही आप पहले पैराग्राफ में आओगे, आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द आंसर, एंड द मोमेंट यू फाइंड आउट द आंसर, द मोमेंट आपको वो आंसर मिलता है, तो उसको क्या करना है? पेंसिल लेके जाना है,
एकदम स्लाइट पेंसिल, शार्प पेंसिल ना हो, मोटी पेंसिल थोड़ा सा लेके जाइएगा, बहुत अच्छे से शार्पन पेंसिल ना हो, एकदम स्लाइटली कोई छोटा सा डॉट बना लीजिएगा, क्योंकि आई नो कि एग्जामिनेशन में सुपरवाइजर आपको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है टू राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, इफ यू राइट यू विल बी कॉट। तो आपको ये इसका भी ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, यू विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, बट अपना भी सेफ साइड लेके चलेंगे, बिकॉज जब तक आप मार्क नहीं करोगे हाउ वुड यू राइट द आंसर्स। तो एक बहुत छोटा सा डॉट लगा लो या छोटा सा स्टार बना लो, या स्लाइट, बहुत स्लाइट लाइन मार्क कर दो, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, मार्क इट स्लाइटली, उसको बहुत स्लाइटली मार्क करना है, इजंट इट। उसको बहुत स्लाइटली मार्क कर लोगे जैसे ही, इस तरीके से आपके क्वेश्चन वाइज आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। अब सबसे मेन चीज, fifth and the most important point is that budget your time. Time management is so very important. सबसे important क्या है, आपका टाइम बजट करना। आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। देखिए पैसेज बहुत ईजी होते हैं, पैसेज बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि इसमें आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको बस आंसर, इसमें आपको दिमाग लगाना है, आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। देखो अगर आप सेक्शन बी और सी लोगे तो उसमें आपको बस लिखते जाना है, बहुत लेंदी है, लिखते जाना है। इसमें बहुत छोटे आंसर्स लिखने हैं, केवल MCQs हैं, टिक लगाना है, बट इसमें आपको अपना ब्रेन यूज़ करना है, ठीक है। तो आप इसको ये कोशिश करिए कि 20 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाए, और हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा शार्प दिमाग करके और थोड़ा सा स्मार्टली ये करेंगे, तो आप 20 मिनट में इसको पक्का कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको पॉइंट 6 पे ध्यान देना है। यू हैव टू यूटिलाइज योर रीडिंग टाइम। यू नो यू विल गेट 3 hours फॉर योर एग्जामिनेशन, 3 घंटे मिलते हैं आपको, एंड यू विल ऑल्सो गेट 15 minutes रीडिंग टाइम। तो जो भी आपका रीडिंग टाइम है बच्चों, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको। ये जो 15 मिनट मिलते हैं ये आप अपने पैसेज को दीजिए। 15 मिनट ना देके अगर आप 12 मिनट देना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। 2-3 मिनट आप थोड़ा सा ऐसे ही स्किमिंग कर लो, लाइक सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन बी और सेक्शन सी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी को बहुत थॉरो रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन द बिगिनिंग, इजंट इट। मगर सेक्शन ए को आपको थॉरो चाहिए, क्योंकि आंसर्स हमें प्रॉपर चाहिए, इजंट इट। एकदम हमें स्ट्रिक्टली वैल्यू पॉइंट्स चाहिए होते हैं। जो एग्जामिनर होता है, जो इन्विजिलेटर होता है, जो कॉपीज चेक करता है, उसको एकदम वहां पे वैल्यू पॉइंट्स दिए होते हैं, और अगर वो वही वैल्यू पॉइंट्स ढूंढता है। तो आपको बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिखकर उसका टाइम नहीं वेस्ट करना है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आपके एक एक पेज के आंसर्स पढ़ने को, ठीक है, और ना ही ये फॉर्मेट है। तो आपको अपना रीडिंग टाइम जो 15 मिनट मिलता है, इसमें आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन के आंसर्स को मार्क कर लेना है, और मार्क बहुत स्लाइड करना है, जिससे यू विल नॉट बी कॉट, जिससे आपको बिल्कुल हल्का सा डॉट लगाइए, जो पता ही ना चले, बस आपको समझ में आए कि भाई, क्योंकि वहां पे डॉट लगा लोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना समझ में आ जाएगा, स्ट्रैटेजी बना लो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 के लिए डॉट बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टार बना लेंगे, या तो स्लाइड लाइंस खींच दोगे, ठीक है। तो यूटिलाइज योर टाइम, बजट योर टाइम, ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपके। अब 7th पॉइंट है रीड एंड बी केयरफुल इफ देयर इज एनी चॉइस। लिसन, मोस्टली चॉइस आती है कि जैसे MCQs में चॉइस दे देते हैं कि यू हैव 6 MCQs एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5। तो बच्चे क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वो सातों क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना शुरू कर देते हैं। भाई आप सातों कर दोगे तो आपको 12 में से 13 नंबर नहीं मिलने वाले हैं, आपको मिलेंगे 12 में से 12 ही। तो आप स्मार्ट वर्क करिए, क्योंकि कभी कभी हमारी छोटी सी केयरलेसनेस की वजह से हमारा टाइम किल होता है, और एग्जाम में टाइम बहुत मैटर करता है। तो पहले ही क्वेश्चन पढ़ के देख लेंगे आप कि कोई चॉइस है कि नहीं। अगर चॉइस है तो लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ दोगे और आप पहले के 6 कर लोगे, और अगर आपको पैसेज में मान लो उसका आंसर मिल जा रहा है पहले, तो आप वो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सबको ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। इसके बाद 8th एंड सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले क्या करना है, टारगेट द वोकैबुलरी सेक्शन। as I've told you, like you will get 5 MCQs, then you will get objective questions, and objective questions में जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस होंगे दैट इज ऑफ वोकैबुलरी, वो आपका वोकैबुलरी पार्ट होगा। मे बी एंटोनिम्स आ सकते हैं, सिनोनिम्स आ सकते हैं, और सबसे अच्छी बात वो होती है कि उसके आगे पैराग्राफ नंबर दिया होता है कि आपको इसी पैराग्राफ में उसका मीनिंग या उसका ऑपोजिट मिल जाएगा। तो यह आपके लिए सबसे इजी टारगेट है, क्योंकि भाई इसका कोई शॉर्टकट नहीं होगा। अगर आप मुझसे बोलो कि मैम वोकैबुलरी का कोई शॉर्टकट होगा, तो आई विल नॉट गिव, इवन आई माई सेल्फ विल समटाइम्स सरप्राइज, क्योंकि हर एक वर्ड का मीनिंग हमें नहीं पता होता है। तो अगर आपको कोई ऐसा वर्ड दिखता है आपके एग्जाम में जो आपकी वोकैबुलरी में ही नहीं है, आपने कभी सुना ही नहीं है,
और उसका मीनिंग ढूंढने को आ जाता है, तो आप पैराग्राफ में जो पैराग्राफ उसके सामने गिवन है उस पैराग्राफ को थॉरोली रीड करेंगे। थॉरोली रीड करने के बाद आप देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो उसकी कोई उसमें तो फिर आपको भाई तुक्का ही मारना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, जो सबसे डिफिकल्ट वर्ड आपको लगता है ना, 99% मीनिंग वही होता है। और आपको जरा सा भी हिंट है, मान लो उस वो वर्ड का मीनिंग आपको आता है या एंटोनिम आता है, कुछ भी अगर आपको एंटोनिम या सिनोनिम कुछ भी आपको आता है, थोड़ा सा भी आपको अगर आइडिया है तो आप मीनिंग से ना एसोसिएट करिए, ठीक है। सो 9th पॉइंट इज डू क्विक स्किमिंग ऑफ द पैराग्राफ। स्किमिंग मतलब होता है एक जैसे एक नजर डालना, सिर्फ रीड इट स्लाइटली। इट्स नॉट कि आपको एक एक वो भाई इतना तो आपको ध्यान है ना, अगर आपसे किसी चीज की मीनिंग पूछी गई है तो वो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होगा ना, कोई वर्ड दिया होगा, जैसे मान लीजिए दिया गया अनट्रू। अब अनट्रू का मीनिंग आपको ढूंढना है पैराग्राफ 6 या पैराग्राफ 7 जो भी दिया हुआ है। आप पैराग्राफ 7 में आपको ये तो पता है कि अनट्रू विच इज नॉट ट्रू, तो जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सिंपल हो गया, मगर कोई डिफिकल्ट वर्ड होगा तो भाई आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसा वर्ड है, अब इसका मीनिंग तो आपको पता है, मगर उस पैराग्राफ में जो वर्ड उसका मीनिंग दिया हुआ है वो आपने कभी सुना ही नहीं है। तो जैसे मान लीजिए अनट्रू को कहते हैं कभी ह्वैक्स, ठीक है, एच, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इस तरह का कोई वर्ड है तो वही मैंने कहा कि आप मीनिंग से एसोसिएट करिए, ठीक है। मीनिंग से जब आप एसोसिएट करेंगे तब आपको बहुत जल्दी वो मीनिंग आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि वोकैबुलरी का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप पैसेज को लिखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है तो आप मीनिंग एसोसिएट करके आंसर निकालिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो जो सबसे डिफिकल्ट वर्ड है वो लिख दीजिए। हाँ, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, दैट इज माई पर्सनल सजेशन टू एवरीवन कि आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आओगे। यू हैव टू बजट योर टाइम, और टाइम बोर्ड वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, उसी हिसाब से आपको टाइम देते हैं कि 3 घंटे में आप पेपर कर लोगे। वो टाइम बिल्कुल भी कम नहीं होता है, वो आपके लिए कम होता है क्योंकि यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर टाइम, ठीक है। कम टू पॉइंट नंबर 10। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। देखो पॉइंट नंबर 10 क्या है, जो VSQs हैं, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उनका जो आंसर होना चाहिए वो बहुत प्रेसाइज होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि आपको अगर कहीं वर्ड मिल गया आपने पूरा पैराग्राफ उतार दिया और आपने थोड़ा सा भी एसोसिएट किया। हमें सीधा सीधा एकदम क्लियर आंसर चाहिए, टू द पॉइंट चाहिए। यहाँ पर एकदम टू द पॉइंट आंसर पर ही मार्क्स मिलते हैं, आपको पैराग्राफ लिखने पर मार्क्स नहीं मिलते हैं। देखिए, देयर इज नो हाफ मार्क्स इन दैट, ईदर यू गेट 1 और यू गेट 0। तो ये दिमाग में रखना कि अगर आपने गलत लिखा है तो 0 मिलेगा, सही लिखा है तो पूरा 1 नंबर मिलेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लटर करने की ज़रूरत नहीं है। 11th और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट अटेम्प्ट द पैसेज एट लास्ट। कभी भी पैसेज को लास्ट में अटेम्प्ट मत कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको लास्ट में अटेम्प्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप पैनिक हो जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको पैसेज रीड करना है, यहाँ आपको दिमाग लगाना है, यहाँ आपको टाइम नहीं चाहिए, यहाँ आपको दिमाग चाहिए। और बाकी जितने भी सेक्शन है अगर आप उसको लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी जानते हो तो आपको बस लिखना ही है। तो अगर आप सेक्शन C लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो, सेक्शन B लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने सेक्शन A लास्ट में अटेम्प्ट किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा तो यही कहना है कि आप सेक्शन A को सबसे पहले अटेम्प्ट करें, मगर द प्रॉब्लम इज दैट डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड। आपको मोटिवेटेड रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। होता क्या है, कभी कभी ऐसा पैराग्राफ आ जाता है कि सबसे पहले अगर आपने सेक्शन 1 को अटेम्प्ट किया और मान लीजिए आपको आंसर्स मिल ही नहीं रहे, इतने ट्विस्टेड हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहे, तो आप पहले ही निराश हो जाओगे। तो आप अपने पहले क्वेश्चन पे ही निराश हो जाओगे तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ है आपके साथ कि आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हो या हिम्मत हार जाते हो, तो आप एक काम करिए, सेक्शन A को सेकेंड अटेम्प्ट कीजिए, मतलब पहले सेक्शन C या सेक्शन B अटेम्प्ट कर लीजिए उसके बाद, लेकिन लास्ट में अटेम्प्ट मत करिए, मिडवे पे हम चल सकते हैं, ठीक है। और इसमें 20 मिनट्स टाइम ही दीजिए, एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। आप सेक्शन C पहले कर लीजिए, उसके बाद आप सेक्शन A करिए, उसके बाद आप अपना सेक्शन B। और एक और बात मैं बहुत ध्यान से बताना चाहती हूँ कि अगर आप सेक्शन A कर रहे हो तो उसके सारे क्वेश्चंस एक जगह पर ही करना। ये नहीं कि आपने सेक्शन A का क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर दिया, उसके बाद आपने राइटिंग सेक्शन शुरू कर दिया, उसके बाद सेक्शन A का फिर एक क्वेश्चन कर दिया, फिर नो।
इसका इंप्रेशन बहुत ख़राब पड़ता है और आपके मार्क्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, आप थोड़ी सी जगह छोड़ दें, आप जगह छोड़ दें। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक लाइन का तो आंसर होगा, तो जस्ट लीव द स्पेस एंड जस्ट टर्न द पेज, स्टार्ट द नेक्स्ट सेक्शन, नो प्रॉब्लम। तो टाइम की बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेज योर टाइम एंड डू द स्मार्ट वर्क, डू नॉट डू हार्ड वर्क। समटाइम स्मार्ट वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई होप दिस विल हेल्प यू, क्योंकि चिल्ड्रन प्रॉब्लम ये है कि हम इसको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कोई भी इसको प्रिपेयर करके नहीं जाता है, क्योंकि हमको लगता है ये तो अनसीन पैसेज है तो आ ही जाएगा, मगर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है ये, मैं आपको बता दूं। आपके 12 नंबर पक्के होते हैं, 12 नहीं तो 10 तो सबके आते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा बजट कर लोगे ना, टाइम अपना थोड़ा सा मैनेज कर लोगे, तो यू विल गेट गुड मार्क्स। सो थोड़े से ये टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिए, आई होप यू विल गेट गुड मार्क्स। और अगर कोई भी डाउट हो या कुछ और चाहते हो तो प्लीज़ डू कमेंट, and if you like my effort, so please do like, share and subscribe, and thank you so much. We'll meet in the next video.